हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एडवांस जीएस रिसर्च सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्वर क्या है, स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके पहले पार्ट 2 में हमने वर्णमाला का वीडियो बनाया है दोस्तों। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा दोस्तों, जहां से आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों स्वर। तो स्वर क्या होता है दोस्तों? तो आप सभी जानते होंगे स्वर किसे कहते हैं, स्वर क्या होता है। स्वर जो होता है दोस्तों, जो वर्ड किसी दूसरे वर्डों की सहायता से ना बोले जाते हों, जो वर्ड किसी दूसरे वर्ड के सहायता से बिना बोले जाते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्वर जो होते हैं आप लोग जानते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है दोस्तों, और कुल स्वर जो होते हैं दोस्तों 13 होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है दोस्तों 11 होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा यहाँ पर आता है स्वर के भेद। तो हमने आपको बताया जैसे कि अभी स्वर जो होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो पहला हमारा होता है दोस्तों ह्रस्व स्वर। कौन सा? ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा हमारा होता है प्लुप्त स्वर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों ह्रस्व स्वर को हम लोग देखते हैं। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है दोस्तों? ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे अ, ई, ओ और ऋष। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जिनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? इनकी संख्या 4 होती है, जिन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे आपसे पूछ लिया जाता है मूल स्वर किसे कहते हैं, तो आप सीधा बता सकते हैं दोस्तों जिन जिन स्वरों को उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम मूल स्वर कहते हैं या ह्रस्व स्वर कहते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है, अ, ई, उ और ऋषि। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर क्या होता है दोस्तों? दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसे आपका हो जाएगा आ, ई, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, समझ आया दोस्तों? तो चलिए आगे देखते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? आप लोग देख पा रहे होंगे इनकी संख्या कितनी है? 7 होती है। ठीक है, और दोस्तों अगला हमारा है, हमने आपको बताया था 3 होते हैं। तो आपका अगला है जो दोस्तों वो है प्लुप्त स्वर। कौन से स्वर? प्लुप्त स्वर। तो प्लुप्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? प्लुप्त स्वर क्या होते हैं, चलिए इसको देखते हैं। तो प्लुप्त स्वर जो होता है दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। अर्थात दोस्तों जिसमें सबसे अधिक अर्थात बहुत अधिक जिसमें समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ओम, हे राम, जिसमें त्रिमात्रिक मतलब दोस्तों इसे देखिए, इसको हम लोग त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, जिसमें 3 मात्राओं का समय लगता हो, जिसमें 3 मात्राएं हो या 3 मात्राओं का समय लगता हो, उन्हें हम
क्या कहते हैं, उन्हें हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों आप लोग यहाँ चार्ट के माध्यम से भी आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोग चार्ट बनाना हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है दोस्तों, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं, अयोगवाह क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो अयोगवाह जो होता है हिंदी वर्णमाला में अंग तथा अह को अयोगवाह की संज्ञा दी जाती है। जैसे दोस्तों आप लोग स्वर में जानते हैं, हिंदी वर्णमाला में आपको दो चीज़ पढ़ाया गया है दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में आपको दो चीज़ें पढ़ाया गया है दोस्तों, जैसे आप लोग पढ़े होंगे, एक हमारा होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा एक आ जाता है दोस्तों, यहाँ पर जो स्वर हमारे होते हैं दोस्तों उनको हम तीन भागों में विभाजित करते हैं, तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तो ये दोस्तों इन तीनों को मिलाकर हमारी कितना 11 होती है, और लास्ट में हमारे दोस्तों दो अक्षर बचते हैं, दो वर्ड बचते हैं जिन्हें हम अंग तथा अह कहते हैं। तो अंग तथा अह जो होते हैं दोस्तों, इनको हम स्वर की संज्ञा में नहीं गिनते हैं और इन्हें स्वर की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिला है। अर्थात दोस्तों अंग तथा अह को अयोगवाह की संज्ञा दी जाती है। इन्हें स्वरों के साथ तो रखा गया है, किंतु स्वतंत्र गति में ना होने के कारण इन्हें स्वर नहीं माना जाता है। ठीक है दोस्तों, स्वरों के साथ प्रयुक्त होने के कारण ये व्यंजन की श्रेणी में भी नहीं आते हैं। ये जो होते हैं दोस्तों ये स्वरों के साथ प्रयोग होते हैं, इसलिए इन्हें व्यंजन की भी श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, और ना ही इन्हें पूर्ण रूप से स्वर में क्या है, स्वतंत्रता है, और ना ही ये व्यंजन है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इसलिए इन्हें अयोगवाह की संज्ञा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, स्वर तथा व्यंजनों में से किसी के साथ योग न होने के बावजूद, मतलब इनको स्वर तथा व्यंजन में से किसी के साथ इन्हें क्या नहीं होने, योग न होने के साथ या योग न होने के बावजूद ये ध्वनि वहन करते हैं, ये ध्वनि को क्या करते हैं, वहन करते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों मात्रा। मात्राएं क्या होती है दोस्तों, स्वरों की मात्रा में आप लोग जानते हैं, स्वर जब व्यंजन के साथ क्या होते हैं, मिलते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, मिलते हैं, तो उनका रूप बदल जाता है। स्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं तो उनका रूप क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, अर्थात बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को मात्रा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस बदले हुए रूप को क्या कहा जाता है, इस बदले हुए रूप को मात्रा कहा जाता है। ठीक है, अ के अतिरिक्त शेष स्वरों को जब व्यंजनों के साथ प्रयुक्त किया जाता है तो उनकी मात्राएं ही लगती है। ठीक है दोस्तों, जैसे अ तो हमारा प्रयुक्त होता है और उसमें आता है। ठीक है दोस्तों, जैसे क में क्या आता है दोस्तों, क में अ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जैसे हमने लगाया आ में क्या होगा दोस्तों, आ का मात्रा क्या होता है, एक खड़ी पाई होता है, तो यह क्या होता है, इसकी मात्राएं यहाँ पर प्रयुक्त होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा आगे आता है दोस्तों अ की मात्रा नहीं होती है, अ से रहित व्यंजनों को हलंत के साथ लगाकर दिखाया जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर जैसे अगर हमको दिखाना होता है अ का मात्रा कहाँ लगा हुआ है, तो इसको हम हलंत के साथ प्रयुक्त करते हैं। जैसे आप लोग उदाहरण में देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पर दिया गया है क का क्या किया गया, क को दो भागों में विभाजित किया गया है, संधि किया गया है दोस्तों। एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें क्या हो जाता है, तो हलंत के साथ क लिखा गया और प्लस अ, और हलंत के साथ क और प्लस अ को हम जोड़ देते हैं तो हमारा पूर्ण रूप से बन जाता है क। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसी प्रकार से ख को भी हलंत के साथ लिखा गया ख धन अ, और यहाँ पर पूर्ण रूप से जोड़ दिया जाता है तो ये बन जाते हैं हमारे ख। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं वीडियो को। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर स्वरों की मात्राओं के बारे में आप लोग देख पा रहे होंगे, तो चलिए एक सरसरी निगाहों से इसको भी हम लोग देख लेते हैं, जो कि आप लोग तो मात्राओं
मात्राओं को पढ़ चुके होंगे, ठीक है दोस्तों, फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो स्वर की मात्राएं क्या है दोस्तों, स्वर की मात्राएं। तो स्वर की मात्राएं जो होती हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे स्वर की मात्राएं, ठीक है। तो स्वर यहाँ पर आपको दे दिया गया है, क्या दिया दोस्तों, स्वर, ठीक है। और यहाँ पर उसकी मात्राएं दिया गया है, और यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर शब्द प्रयोग भी बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर शब्द प्रयोग के साथ हम लोग देखेंगे, जैसे हमारा आता है आ में क्या हो जाएगा दोस्तों, आ का क्या मात्रा होता है, आ का मात्रा होता है एक खड़ी पाई, ठीक है दोस्तों। अब एक खड़ी पाई है तो आ में क्या हो जाएगा, मा ता, म में आ का मात्रा लगा है और ता, मा ता, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से ई का क्या होता है, ई का होता है एक खड़ी पाई आगे से उड़ाई, ठीक है दोस्तों। तो जैसे दिन क्या हो जाएगा, दिन, ठीक है, दिन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए देखते हैं ई का क्या होता है, एक खड़ी पाही पीछे से उड़ाई, तो इसमें हम ले सकते हैं जीत, क्या हो जाएगा दोस्तों, जीत, ठीक है। ऊ का क्या होता है, ऊ का किधर टांग टूटता है, इसको हम लोग गांव के भाषा में क्या बोलते हैं दोस्तों, टांग तोड़ता है ना, इधर टूटता है, ठीक है। तो उसमें हम लिख सकते हैं कुछ, ठीक। उसके बाद ऊ का क्या है, इधर होता है, दाएं साइड होता है, ठीक है, तो हो जाएगा फूल, ठीक। इस प्रकार से चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या हो जाता है दोस्तों, आगे हमारा आ जाता है ऋषि। ऋषि तो आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, ऋषि क्या होता है, ऋषि में क्या हो जाता है दोस्तों, आप लोग बताइएगा जरा। तो ऋषि क्या हो जाएगा, यहाँ पर त्रि की तरह आप लोग जैसे यहाँ पर ऐसे लिखते हैं कुछ, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा क्री पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्री से कृषक। ए का क्या होता है, एक हुंडी होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका खेल। आई में कितना होता है, आई में 2 हुंडी होता है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा बैल, ठीक। ओ में क्या होता है, एक खड़ी पाही एक हुंडी, तो यहाँ पर हम लेते हैं कोमल, ठीक है। उसी प्रकार से औ में क्या होगा, औ में 2 हुंडी होता है, एक खड़ी पाही 2 हुंडी, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा औरत, ठीक है। आगे हमारा आता है दोस्तों अनुस्वार तथा अनुनासिक में अंतर। तो अनुस्वार आप लोग जानते हैं दोस्तों, अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार जब वर्ण का उच्चारण केवल नासिक से होता है, मतलब नासिका से होता है, ठीक है दोस्तों, नासिका से हो तब वह अनुस्वार कहलाता है। हिंदी में अंग तथा प्रत्येक वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है दोस्तों, अंगा, इया, अड़ा, न तथा म अनुस्वार है। क्या है दोस्तों, अनुस्वार होते हैं। जैसे अनुस्वार मतलब क्या होता है, अंग इसमें आता है तो उसका क्या होता है, एक बिंदी होता है, ठीक है दोस्तों। तो एक बिंदी होगा तो हम लिख सकते हैं जैसे चंचल, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, ठीक है, चंचल, अंक, रंक, पंख, गंगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल को देख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर ये अनुस्वार होते हैं। और यदि आपसे पूछा जाता है अनुस्वारों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों आपको बताना है अनुस्वारों की संख्या क्या होती है, 1 होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा इसमें दिया है अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है दोस्तों, तो अनुनासिक का मतलब होता है यहाँ पर 2 बिंदी ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग है पढ़ते हैं, अनुनासिक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब वर्ण का उच्चारण नासिका तथा मुख दोनों से होता है, किससे दोस्तों, नासिका तथा मुख दोनों से होता है, कैसे, समान रूप में, दोनों से समान रूप में हो तब वहाँ पर अनुनासिक कहलाता है। जैसे क्या हो जाता है दोस्तों, जैसे हमारा हो जाता है 5, क्या हो जाता है 5, तो आप लोग चंद्रबिंदी का नाम सुने होंगे, क्या सुने होंगे दोस्तों, चंद्रबिंदु सुने होंगे, ठीक है। तो चंद्रबिंदु क्या हो जाता है यहाँ पर, जैसे 5 आपका हो गया, कांच हो गया, आँख हो गया, इस प्रकार से आदि एग्जाम्पल्स आपके आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। तो आप लोग ध्यान से एक बार समझिएगा, पुनः आपको हम बताना चाहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए अनुस्वार का मतलब होता है दोस्तों, अनुस्वार का मतलब होता है, सिंपल सा है, अनुस्वार का मतलब हो जाता है हमारा कितना, एक बिंदु। और अनुनासिक का मतलब होता है सिर्फ
चंद्र बिंदु। तो दोनों में दोस्तों क्या डिफरेंट है, यहाँ पर चंद्र बिंदु है और यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक बिंदु है। तो दोनों में यही डिफरेंट होता है दोस्तों। और दोनों में अनुस्वार, जैसे आपसे पूछा जाता है अनुस्वार की संख्या कितनी होती है, तो अनुस्वार की संख्या आपकी 1 होती है। अनुनासिक की संख्या कितनी होती है, तो अनुनासिक की भी संख्या 1 होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा दोस्तों है व्यंजन। तो व्यंजन क्या होता है दोस्तों, व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो वर्ण किसी दूसरे स्वरों की सहायता से बोले, मतलब जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हो या स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम व्यंजन कहते है। ठीक, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। ठीक है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो व्यंजन जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा है दोस्तों स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा क्या है, ऊष्म व्यंजन। ठीक है दोस्तों, चलिए हम एक एक करके देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर दिया गया है दोस्तों स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों, स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण में श्वास वायु मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है, मतलब टच करती हैं। ठीक है दोस्तों, छूते हैं, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मतलब ये जो होते हैं ये छूते हैं, स्पर्श करते हैं, किसको, श्वास को, वायु को, मुख के अलग अलग भागों को जब ये टच करते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों में स्पर्श व्यंजन जो होता है दोस्तों उसकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 25 होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो 25 में आपके कौन कौन से आते हैं दोस्तों, तो आपका आ जाएगा सबसे पहले क वर्ग, दूसरा होगा च वर्ग, तीसरा आपका होगा ट वर्ग, चौथा आपका हो जाता है त वर्ग, पांचवा हो जाता है आपका प वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो क वर्ग में कौन कौन आएंगे, क वर्ग में क ख ग घ अंग, च वर्ग में च छ ज झ इय, ट वर्ग में ट ठ ड ढ अड़, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो होते हैं ये हमारे स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है। क्या होती है दोस्तों, स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारे दिया गया है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं दोस्तों, ये अंतस्थ शब्द का अर्थ होता है, सबसे पहले अंतस्थ का मतलब होता है मध्य या बीच में। ये कहाँ स्थित होते हैं दोस्तों, ये बीच में स्थित होते हैं, अर्थात मध्य में स्थित होते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन हिंदी वर्णमाला के कुछ व्यंजन स्वर तथा व्यंजन के माध्यम से आते हैं, मतलब यहाँ पर दोनों का उच्चारण किया जाता है, स्वर के और व्यंजन दोनों से मिलकर जो बने होते हैं, मध्य आते हैं, उनके बीच में आते हैं दोस्तों, इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अर्थात हिंदी वर्णमाला के कुछ व्यंजन स्वर तथा व्यंजन के मध्य आते हैं, इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो इनकी संख्या 4 होती है। वो कौन कौन से अक्षर होते हैं दोस्तों, तो आपको य र ल और व, य र ल व, ये क्या होते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। तो अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन का मतलब होता है जो वर्ण स्वर तथा व्यंजन के मध्य में आते हैं, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजनों का अर्थ होता है मध्य या बीच में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है दोस्तों हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होता है दोस्तों, तो ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। आप लोग ऊष्मा सुने होंगे, ऊष्मा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, गर्म होता है। ठीक है, तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खा कर क्या होती है, खा कर गर्म हो जाती है। मतलब इनको बोलने में क्या होता है, मुख से क्या होता है, मुख में जो वायु होती है, वायु मुख से क्या होती है, रगड़ कर
खा रगड़ क्या होती है, रगड़ कर खा गर्म हो जाती है, अर्थात मुख से गर्म वायु निकलती है। क्या होती है, मुख से क्या होती है, गर्म वायु निकलती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या जो होती है 4 होती है। ठीक है दोस्तों, तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। स, ख, स तथा ह होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है संयुक्त व्यंजन। क्या होता है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन जो होता है दोस्तों, इसको हिंदी वर्णमाला में इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या कितनी है दोस्तों, तो इसकी भी संख्या 4 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 4 होती है। दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन, जब दो व्यंजनों के मेल से क्या बनते हैं, दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण जो होते हैं दोस्तों, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो संयुक्त व्यंजन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, संयुक्त व्यंजन क्या है दोस्तों। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन दो वर्ण कौन कौन से, व्यंजन के दोनों वर्ण होंगे दोस्तों, और जिनसे मिलकर अगले नए व्यंजन का निर्माण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे पूरी तरह से। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, क धन स, क धन स, तो क्या बन गया 6। ठीक है, उसी प्रकार त धन र, त्र, ज धन य, ज्ञ, स धन र, स्र। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर प्राण श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। तो प्राण श्वास जो होता है दोस्तों, प्राण श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं। पहला हमारा होता है दोस्तों, पहला हमारा हो जाता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। ठीक है दोस्तों, तो अल्प प्राण जो होता है, यह अल्प प्राण व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, क्या होती है, कम मात्रा में वायु श्वास बाहर निकलती है, उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हर वर्ग का पहला और तीसरा तथा 5वां वर्ण और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं इसको कौन कौन से अक्षर आते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों स्क्रीन पर क वर्ण, तो क वर्ग जो होता है दोस्तों, क वर्ग में कौन कौन सा आपको पहला और कौन सा तीसरा और 5वां, तो क, ग और अंगा। ठीक है, उसी प्रकार च वर्ग में च, ज, ञ, ट वर्ग में ठ, ड और अड़ा, त वर्ग में त, द, न, प वर्ग में प, ब और म, और अंतस्थ व्यंजन के 4 वर्ण आते हैं। अंतस्थ व्यंजन के 4 वर्ण आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो य, र, ल, व, ये कुल मिलाकर दोस्तों जो होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा आता है महाप्राण। तो महाप्राण क्या होता है दोस्तों, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प प्राण की तुलना में कुछ अधिक निकलती है, क्या होती है, श्वास जो होती है कुछ अधिक निकलती है, उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। ठीक है, तो महाप्राण क्या होता है, महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण क्या कहलाता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या होगा, ख, घ, झ, उसके बाद यहाँ पर छ। ठीक है, छ, झ, ठ, उसका ढ, थ, ध और फ, ब, भ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें हमने बताया आपको ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन के भी आते हैं वर्ण। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन हमारे 4 होते हैं, स, ख, स, ह। ठीक है दोस्तों, तो इन सब जो ये सब दिख रहे हैं स्क्रीन पर दोस्तों, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सब दोस्तों जो है आपके महाप्राण में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, और इसका PDF आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर स्क्रीन पर आपको हम चार्ट भी दिखा रहे हैं दोस्तों, आप यहाँ चार्ट के माध्यम से भी आप लोग इसको लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको दे दिया है दोस्तों, यहाँ पर चार्ट आपको दिखा दे रहे हैं दोस्तों, जिसको हम
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा दोस्तों, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा चैप्टर है दोस्तों शब्द विचार। क्या है दोस्तों? शब्द विचार। तो इसको हम दोस्तों अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।